हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थवी अचीवर्स में सभी का स्वागत है। करंट अफेयर डेली की तरह आज 7 तारीख को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सुबह प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलती है। आपको प्रतिदिन प्रत्येक दिन हमारी टीम जो है बहुत खुश है। आज आज 7 तारीख के दिन इतना खुश है कि हमने पूछा क्यों खुश हो, कहता थाला फॉर रीजन। क्यों? क्योंकि धोनी जी के पीछे 7 लिखे था ना, तो इधर थाला फॉर रीजन, तो इसलिए खुश है कि 7 तारीख आज 7 फरवरी है, थाला फॉर रीजन। तो ये चीजें बताओ क्या करा जाए। एक क्रिकेटर जो खेलता भी नहीं उसको लोग लाइक कर रहे हैं। खैर चलो, हर एक व्यक्ति अपने अपने उसमें एक्सपर्ट था, महान था, तो लोग उसको मानते भी हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं करंट अफेयर क्लास 7 तारीख के हिसाब से। तो आज की जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके सामने हैं। हाल ही में यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया। रिसेंटली यंत्रा इंडिया लिमिटेड हैज बीन ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी स्टेटस। ये जो कंपनी है ये भारत सरकार के अधीन आती है। भारत सरकार के अधीन आती है। पहली चीज, इसकी जो स्थापना हुई थी 2021 में हुई थी। इसकी स्थापना 2021 में हुई थी और 4 वर्ष के अंतराल पे इसने मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त कर लिया। 2021 में इसका जो इनकम थी, आय थी, वो थी 952 करोड़ रुपए और 2024-25 में इसकी जो आय हो गई है वो हो गई है लगभग 3100 करोड़ रुपए। मतलब 4 साल में इतना अच्छा इनकम, इतनी अच्छी आय, तो एक बड़ी चीज है। ठीक, ये अगर कहा जाए तो आयुध वगैरह निर्माण करती है। ठीक है, आयुध मतलब डिफेंस से संबंधित जो चीजें हैं उसका निर्माण करती है। ठीक, और दूसरी चीज 952 करोड़ से 3100 करोड़ पे पहुंच गया है। तो जो कंपनी 3000 2500 करोड़ से ऊपर चली जाती हैं उन्हें मिनी रत्न में रख दिया जाता है। ठीक, किसमें? मिनी रत्न में रख दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं कहूं इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, यंत्र लिमिटेड इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, इसके जो प्रेसिडेंट साहब हैं इस कंपनी के, यंत्र इंडिया लिमिटेड के जो प्रेसिडेंट है जिन्हें मिनी कैटेगरी 1 में रखा गया है, इसके जो प्रेसिडेंट है मिस्टर गुरुदत्त रे जी हैं। कौन है? गुरुदत्त रे। गुरुदत्त इसके रे जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। तो यंत्र कंपनी जो है, यंत्र इंडिया लिमिटेड, ये किस लिए काम करती है? डिफेंस से संबंधित सामान बनाती है। डिफेंस से संबंधित जो भी चीजें होती है उसका सामान्य रक्षा से संबंधित रक्षा मंत्रालय के अधीन रहती है। ठीक, और इसे मिनी रत्न कैटेगरी 1 में रखा गया है। आयुध से संबंधित काम करती भारत सरकार के अधीन आती है। ठीक, 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी इनकम 952 करोड़ रुपए शुरुआती तिमाही थी। अब ये 3100 करोड़ रुपए पहुंच गई है 4 साल के अंतराल पे। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में और इसके प्रेसिडेंट गुरुदत्त रे जी हैं। ठीक, समझ में आया दोस्तों? आगे चलते हैं। नोट कर लेना सारे पॉइंट, सारे फैक्ट आपके लिए ही जरूरी हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नायर नदी जल विवाद के लिए एक समर्पित जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया। Recently, the Supreme Court has directed to form a dedicated water dispute tribunal for the Penyar River dispute between Tamil Nadu and Karnataka. तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक, एक्चुअल में ये नदी जो है तमिलनाडु में बहती है। कहां बहती? तमिलनाडु में ये नदी बहती है। और ये विवाद 2018 से चला। 2018 में तमिलनाडु सरकार ने ये मामला दायर किया था कि किसी अंतर राज्य में जो नदी बह रही है और बहती हुई जा रही है दूसरे राज्य में, वो वहां पे एक चेक डैम बना दिया जाए। ठीक है, डायवर्जन कर दिया जाए। तो ये गलत चीज है। कहने का अर्थ यह है कि यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है, इस पे दूसरे के किसी, क्योंकि अंतर राज्य हमारे यहाँ से निकली, अब उसको आप अगर अनयूज्ड कर रहे हो, इसको आप वो कर रहे हो, विवाद कर रहे हो, तो ये आपका अधिकार नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे यही बात आ रही है और इसका भी मामला निर्णय के पक्ष में अभी नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसके लिए जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। ठीक, 2018 में तमिलनाडु सरकार ने केस दायर किया था। तो तमिलनाडु का तर्क यही था कि एक अंतर राज्य नदी है ये, और साथ ही साथ राष्ट्र संपत्ति है, इस पे सभी का अधिकार है। ठीक, तो इसके ऊपर चेक डैम या डायवर्जन जो है ये जबरदस्ती न करेगी। ठीक,
वो कर्नाटक सरकार के बीच की ये बात रखेंगे, कर्नाटक जो है ये कर रहा था। ठीक, आगे चलते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाल ही में क्लाइमेट चेंज के अध्ययन के लिए वीरभद्रन रामनाथन को प्रतिष्ठित क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिसेंटली वीरभद्र रामनाथन हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टीज क्राफोर्ड प्राइज फॉर हिज स्टडी ऑन क्लाइमेटिक चेंज। बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार है ये, रॉयल स्वीडिश के द्वारा दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ये दिया जाता अवार्ड, रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। तो कहा जाता है कि जो अवार्ड दिया जा रहा है रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है, और इसमें एक चीज ये भी बताई जाती है कि जियो साइंसेस के लिए दिया जाता है। जियो साइंसेस का नोबेल कहते हैं इसे, जियो साइंस का नोबेल प्राइज इसे कहा जाता है। जियो साइंस का नोबेल प्राइज इसे कहा जाता है। ठीक, जियो साइंस से संबंधित है, जियो साइंस का नोबेल प्राइज कहा जाता है कि क्राफोर्ड अवार्ड को, जो कहां से दिया जाता है, स्वीडन में दिया जाता है। ये नासा में भी कार्यरत रह चुके हैं। ठीक, ये नासा जो कंपनी है यहाँ पे भी जॉब करते थे, कार्यरत थे, और इन्होंने जो चीज की खोज की, जिस चीज की खोज की वो सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, इस पे सीएफसी से गर्मी ज्यादा बढ़ती है जो वायुमंडल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वायुमंडल को काफी ज्यादा सीएफसी के माध्यम से नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इन्होंने क्या किया, सीएफसी कंट्रोल करने के लिए सुपर पॉल्यूटेंट इन्होंने बनाया। सुपर पॉल्यूटेंट और वायुमंडलीय ब्राउन क्लाउड, वायुमंडलीय ब्राउन क्लाउड। ठीक, इसका इन्होंने खोज किया, जो गर्मी को, जो सीएफसी से गर्मी जो बढ़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए लगभग 10,000 गुना पावरफुल है, 10,000 गुना पावरफुल है। ठीक, जो सीएफसी के असर को खत्म कर देगी। सीएफसी की वजह से जो वायुमंडल में गर्मी पैदा होगी उस पर ये अटैक करने का काम करेगी। ठीक, ये इनकी जो एक मेथड है, जिनका शोध है, ये शोध है साहब का, हमारे यहाँ वीरभद्रन जी का ये शोध है, और ये शोध सक्सेस है, जिसको कमेटी के बीच भी रखा गया और जिसको एक्सेप्ट भी किया गया। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, जो इन्वायरमेंट संबंधित प्रोटोकॉल होते हैं, उनमें ये बातें रखी गई, उसको एक्सेप्ट भी किया गया, हाँ ये तथ्य इनके सही। ठीक, आगे चलते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर एचआर के रूप में निवेदिता दुबे को नियुक्त किया गया। निवेदिता दुबे हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निवेदिता दुबे जी ये वर्तमान में कलकत्ता में इनकी पोस्टिंग है, वर्तमान में कलकत्ता में इनकी पोस्टिंग है। ठीक, और दोस्तों एक चीज और बता दें, ये जो है ये वर्तमान में जो पूर्वी क्षेत्र के लगभग 12 एयरपोर्ट को मैनेज करती हैं, 12 एयरपोर्ट्स को मैनेज करती हैं, मैनेजमेंट करती हैं, मैनेज करती हैं। 12 एयरपोर्ट को ये मैनेज करती थी अभी तक निवेदिता दुबे जी। तो इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में 4 नियुक्त किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। पहली महिला, वो भी निवेदिता दुबे जी पहली सी महिला है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर चुनी गई। ठीक, उससे पहले कलकत्ता में पोस्टेड थी, लगभग 12 एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट करती थी जो पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी भारत में थे। ठीक, उनको पूरा मैनेजमेंट करती थी। ओके, आगे चलते हैं। तेरहवां किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 असम में आयोजित किया जाएगा। द 13th इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 13 विल बी हेल्ड इन असम। ठीक, इसमें भारत और किर्गिस्तान जो है वो आपस में
प्रैक्टिस करता है और इनकी जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये दोनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास 2011 से हो रहा है। कब से हो रहा है? 2011 से प्रतिवर्ष हो रहा है। ठीक, 2025 में ये किर्गिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? किर्गिस्तान में हुआ था। 2025 में किर्गिस्तान में हुआ था और इस बार ये भारत में हो रहा है। भारत में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? असम में हो रहा है। ठीक है, असम में। तो भारत तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और किर्गिस्तान की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इस पे हम आपको बता दे रहे हैं कि भारत और किर्गिस्तान की तरफ से कौन सपोर्ट कर रहा है। ठीक, तो भारत तरफ से जो सपोर्ट कर रहा है वो कौन सी टीम है? अगर मैं आपको बताऊं, एलिट पैरासूट रेजिमेंट। एलिट पैरासूट रेजिमेंट। एलिट पैरासूट रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है भारत की तरफ से। ठीक, और अगर किर्गिस्तान की तरफ से कहे तो इसकी तरफ से स्कॉर्पियन ब्रिगेड। स्कॉर्पियन ब्रिगेड। स्कॉर्पियन ब्रिगेड पार्टिसिपेट कर रही है। उधर भारत से एलिट पैरासूट रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक, 2011 से जो प्रतिवर्ष आयोजित हो रही ये 13वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक, भारत और किर्गिस्तान के बीच ये 13वां अभ्यास है। ठीक है, आगे है, दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। ये पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन, पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, इसका नाम हेवन फर्स्ट है और ये जो है लॉन्च किया जाएगा और अंतरिक्ष में ये रहेगा, स्टेशन है। और पृथ्वी की निचली कक्षा में, कहाँ रहेगा? पृथ्वी की निचली कक्षा में इसको रखा जाएगा और इसको लॉन्च जो किया जाएगा, कहा जा रहा है इसको लॉन्च जो होगा वो 2027 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2027 में किया जाएगा। अमेरिका के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। अभी इसको अमेरिका के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। अमेरिका के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। 2027 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक, और इसमें स्पेस एक्स फैल्कन, स्पेस एक्स फॉल्कन 9, ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट के माध्यम से इसको भेजा जाएगा। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से इसको भेजा जाएगा कहां पे? अंतरिक्ष पे। और जो अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से हेवन फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा, जो अमेरिका द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आगे आगे हम क्वेश्चन पे चलें। अगर हम आगे की बात करें, आगे के जो क्वेश्चन हमारे हैं अच्छे क्वेश्चन वो भी हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पीएआई 2.0 में पहला स्थान त्रिपुरा को दिया गया। त्रिपुरा हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। ठीक, इसको पूरे भारत में पंचायत मतलब कि गांवों की दशा, जो विलेज है, गांवों की स्थिति जो सुदृढ़ हो, मजबूत हो, सुदृढ़ हो, मजबूत हो और व्यवस्थाएं हो। ठीक, वो गांव होता है, बेस्ट होता है और एडवांस्ड इंडेक्स में इसको शामिल किया जाता है। इसमें लगभग 2.5 लाख पंचायतें पार्टिसिपेट की थी। कितनी? लगभग 2.5 लाख पंचायतें पार्टिसिपेट की थी। लगभग कितनी? लगभग 2.5 लाख पंचायतें इसमें पार्टिसिपेट की थी। कितनी? 2.5 लाख पंचायतों ने इसमें 2.5 लाख पंचायतें इसमें क्या की थी? पार्टिसिपेट की थी। और इसमें नंबर 1 किसको मिला? त्रिपुरा को मिला। किसको मिला? त्रिपुरा को मिला। और त्रिपुरा को रैंक कितनी मिली है? त्रिपुरा को रैंक मिली है 88.44। ठीक, ये रैंक इनको मिली जिसके वजह से फर्स्ट रैंक जो है त्रिपुरा को मिला। अगर मैं बात करूं सर कि त्रिपुरा को जो फर्स्ट रैंक मिला है तो वो क्या किसको मिला, किस जगह को मिला है? तो सिपाही जाला जिले में, सिपाही जाला जिले में
जो गांव का नाम है, जो समिति का नाम है, उसका नाम है जुगल किशोर नगर गांव। जुगल किशोर नगर ग्राम समिति, ये नाम है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। जो समिति है पंचायत की, जिसका नाम है जुगल किशोर नगर ग्राम समिति, जो असम त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में स्थित है। सिपाही जाला जिले में स्थित है जुगल किशोर नगर ग्राम समिति। इसे पूरे भारत में नंबर 1 ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है। 88.44 उसको रेटिंग मिली है, क्योंकि उस गांव में वेल डेवलप्ड रास्ते हैं, लाइट्स है, पानी की व्यवस्था है, ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक, विकसित लोग रह रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीज डेवलप्ड हैं, ठीक। अगला है प्रौद्योगिकी और रणनीति पर आधारित तीसरे फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, द थर्ड फ्यूचर वॉरफेयर का कोर्सेज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन दिल्ली, ठीक। तो फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स की जो इसकी उद्घाटन किया गया, दिल्ली में किया गया। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मानेकशॉ सेंटर में, कहां पे, मानेकशॉ, दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर है, वहां पे उसका उद्घाटन किया गया। और दोस्तों इसमें जो बात बताई गई, जो 2 से 25 फरवरी तक चलेगा, 2 तारीख से 25 फरवरी तक चलेगा। और साथ ही साथ इसमें यह बता दूं, इसमें किन पे चर्चा होंगी, युद्ध रणनीति, युद्ध कौशल, ठीक, और नीतियां जितनी होंगी, इन सब चीजों पे डिस्कशन होगा और नई नई चीजों का इस पे जो होगा काम किया जाएगा, बात की जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य गुजरात बन गया है। गुजरात हैज बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। गुजरात नंबर 1 बन गया, जो पूरे भारत का लगभग 16.5% जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो गुजरात करता है, देता है, ठीक। 16.5% पूरे भारत की जो एनर्जी का जो देने का काम करता है गुजरात करता है, ठीक। उसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि गुजरात का जो योगदान है, कहा जाता है दिसंबर 2025 तक जो गुजरात ने आपको रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो दिया है वो 42.58 गीगावाट, 42.58 गीगाबाइट के बराबर एनर्जी इन्होंने दिया, जो पूरे मुल्क की, पूरे भारत की 16.5% है। और ये भी कहा है कि 2030 तक हम 105 गीगाबाइट तक देंगे। 2030 तक 105 गीगाबाइट तक, मतलब 42 गीगाबाइट से बता रहा है 2030 तक, 5 साल बाद, 5 साल तक हम 105 गीगाबाइट तक रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और देश की एनर्जी क्षमता को हम बढ़ाएंगे। ये गुजरात ने कहा है, ठीक। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली बसें कोचीन में शुरू की जाएंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हाइड्रोजन पावर्ड बसेस विल बी लॉन्च्ड इन कोची, ठीक। ये कोचीन एयरपोर्ट ने पहल शुरू की। कोचीन हवाई अड्डे में 3 बसें चलाई जाएंगी। कोचीन हवाई अड्डे में 3 बसें चलाई जाएंगी, जो 8.7 करोड़ रुपीस खर्च हुआ इन पे। 8.7 करोड़ रुपए की 3 बसें हैं जो चलाई जाएंगी सबसे पहले केरला एयरपोर्ट से, ठीक। तो केरला एयरपोर्ट से भारत में पहली बार, क्वेश्चन आएगा भारत में पहली बार हाइड्रोजन बस का संचालन कहां पे शुरू हुआ, तो कोचीन एयरपोर्ट पे चालू हुई। या क्वेश्चन आएगा पहली हाइड्रोजन बस जो चलाई जा रही है, पहली बार कोचीन में हाइड्रोजन बस जो चलाई जा रही है, कितनी बसें चलाई जा रही हैं, 3, 5, 7, 9 जो भी हो, तो 3 बसें चलाई जा रही हैं, ठीक। क्योंकि कॉस्टली है ये, 3 बसों की कीमत लगभग 8.7 करोड़ रुपए है, ठीक। तो दोस्तों जो सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
करंट अफेयर के, वो मैंने आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। और इसी तरह डेली की तरह आपको वीडियो करंट अफेयर्स की मिलती रहेंगी। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं पे समापन करते हैं दोस्तों। फिर हम कल फिर मिलेंगे 8 फरवरी को सुबह 6 बजे आपको फिर करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी। और 8 फरवरी को आपको वीकली करंट अफेयर मिलेगी दोस्तों। वीकली मतलब मैंने क्या होता है, हर संडे को वीकली करंट अफेयर आपको दी जाएगी। तो संडे को आपको वीकली करंट अफेयर का डाटा कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्योंकि संडे को जो देते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन वीडियो रहती है, उसमें थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा हम ऐड करके बताते हैं। ओके दोस्तों, तो आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।